सबसे बड़ी बात है कि आज हमने राइटर्स, म्यूजिक डायरेक्टर या लिरिक्स राइटर के लिए जो सफलता प्राप्त की है उसमें कंट्रीब्यूशन पूरी इंडस्ट्री का है। उनको मद्देनजर रखते हुए उस दिन इस बिल को हम अपनी जीत को सक्सेस मानेंगे, तब सेलिब्रेट करेंगे हम कि जब इसमें से कुछ हिस्सा सारे वर्करों को दिया सके। ये भावना आएगी। मैं तो चाहूंगा खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दीजिए एक बार आप जावेद। थैंक यू जावेद भाई, थैंक यू। थैंक यू धर्मेश जी। धर्मेश जी एक जुमला कहना भूल गए जो मुझे बहुत पसंद आया था। सुषमा जी ने जब कुलदीप सिंह को देखा, कहा कि तो बहुत अंडरनरिश्ड है। मतलब अंदाजा लगा सकते कि पूरी इंडस्ट्री जो लेखकों की है कितनी अंडरनरिश्ड है। तो इनकी सेहत का बहुत बड़ा हाथ रहा है हमारे बिल पास कराने में। तो प्लीज इसके बाद पंडित शिव कुमार शर्मा जी प्लीज। दोस्तों, आज एक ऐसे मौके पे हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, बहुत ही खुशी की बात है और एक हिस्टोरिक मोमेंट है हमारे लिए। अक्सर क्या होता है कि खास करके हमारे हिंदुस्तान में अगर मेरा कुछ अच्छा चल रहा है तो मैं सोचता हूँ मेरे लिए तो ठीक है भैया, बाकी लोग देख ले अपना जो भी कुछ है। और ये चीज़ एक जहनियत हम लोगों की बन चुकी है। उसके बाहर जाके सोचना, अभी जावेद साहब के जैसे इस मकाम के शायर, जो उनकी फॉलोइंग है, जो उन्होंने हिट्स दिए हैं, ये भी सोच सकते थे। मेरे तो टर्म्स कंडीशन जो मैं कहता हूँ लोग मानते हैं, जो कुछ भी मनवा सकते थे, लेकिन उसके दायरे से बाहर जाकर के आम लोगों के लिए सोचना कि सबका काम अच्छा कैसे हो। और ये एक ऐसी चीज है जो आने वाली जनरेशन्स, ये जावेद साहब का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा रह जाएगा, इन्होंने लिखाया। और हम लोग भी अपने अपने काम में, जो मैंने कहा जिक्र किया आपसे, हम हर आदमी अपने काम में व्यस्त है। तो जावेद साहब का कहीं पर भी मैं होता था, हिंदुस्तान में हूँ, बाहर हूँ, फोन आता था और हमको लगा कि एक शख्स है जो सब छोड़ करके इसमें लगे हुए हैं, तो हमको भी चलना है साथ में उनके। और मैं आज याद करना चाहूँगा शहनशाह गज़ल जगजीत सिंह जी, कितनी मर्तबा हमारे साथ दिल्ली गए हैं और इस जज्बे के साथ ये काम हुआ। और जैसे मेरे पहले वक्ताओं ने कहा है, मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हर जॉनर ऑफ म्यूज़िक जो है, नॉट ओनली फिल्म इंडस्ट्री, नॉट ओनली फिल्म म्यूज़िक, इसमें गज़ल भी है, इसमें भजन भी है, इसमें क्लासिकल म्यूज़िक भी है। और बाहर के देशों में हम लोग पिछले 40-50 साल से बाहर जा रहे हैं, वहाँ एक ऐसा सिस्टम बन चुका है, इतना फुल प्रूफ सिस्टम है कि एक मैं आपको छोटा सा किस्सा याद दिलाऊंगा कि एक फिल्म बनी थी लिटिल बुद्धा, जिसमें मेरा एक लॉन्ग प्लेइंग, उस जमाने में लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्डिंग होते थे, सीडीज बाद में आए, तो फ्यू सेकेंड्स, मेरे ख्याल में 15 सेकेंड का मेरा पीस उस फिल्म में इस्तेमाल हुआ। हॉलीवुड की फिल्म थी। उन लोगों ने म्यूजिक कंपनी को कांटेक्ट किया कि हमको ये यूज करना है। म्यूजिक कंपनी ने उनको फॉरवर्ड किया, भाई इसके प्लेयर और कंपोजर इंडिया में है। मेरा कांटेक्ट नंबर दिया, मुझे वहां से फोन आता है हॉलीवुड के प्रोड्यूसर के वहां से कि वी आर गोइंग टू यूज दिस 15 seconds ऑफ योर म्यूजिक एंड वी हैव गॉट फिक्स्ड फीस फॉर दैट। देखिए ये म्यूजिक यहाँ पर भी आ गया, लेकिन ये मेरा नहीं है। शुक्रिया। तो बात ही भुला दी, ऐसा म्यूजिक था। क्या कह रहा था मैं? जी हाँ, तो मुझे उन्होंने कहा कि वी आर गोइंग टू यूज दिस 15 seconds ऑफ योर म्यूजिक एंड वी हैव गॉट फिक्स्ड रेट्स फॉर दैट। और ये बात लिटिल बुद्धा कभी आई थी, मेरे ख्याल में 10-15 साल हो गए। $800 मुझे भेजे गए। तो ये सिस्टम वहां बन चुका है, हमारे यहाँ क्यों नहीं बन सकता था? क्योंकि जावेद साहब जैसे कुछ सोच के लोग नहीं थे। आई थिंक ऑनेस्टली ये जो बिल पास हुआ है, ये पहला कदम है। मंजिलें बहुत हैं आगे, और जावेद साहब विल शो अस द वे टू गोइंग फॉरवर्ड।
हालांकि ये बात है कि कंपोजर्स का शेयर अलग है, प्रोड्यूसर्स का शेयर अलग है। एक पॉइंट पे हम सबको जुड़ के एज अ फिल्म इंडस्ट्री आगे बढ़ना होगा। टू डू दैट द प्रोड्यूसर्स विल हैव टू एक्सेप्ट दैट ये एक नया मतलब जिंदगी का नया तरीका है जो उन्हें मतलब एक्सेप्ट करना ही होगा, विच आई थिंक इज अ वंडरफुल थिंग। आई जस्ट फील आज हम सब साथ हैं यहाँ पे, ये जो एक एकता है उसे अलग ना करने दे। तो क्या होता है कि अक्सर प्रोड्यूसर्स जीत जाते हैं ये करके कि कोई एक अंडरकट कर लेता है या कोई अलग हो जाता है या कोई एक एक संगठन को तोड़ देता है। दैट हैपेंस अ लॉट। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम we should just remember that we need to be together in this and take it forward as a union, as one bunch of people, as one bunch of people. Thank you. Once again, thank you so much, Javed sir. सभी ने बहुत अच्छी तरह से जो कहा, जो हो रहा है, जो एक नया एंटरप्राइज लिया गया है और जो हो रहा है हम सब की ओर से, I would just again repeat, thank you Javed साहब for taking the lead and making sure the future of music, the future of creativity is safe and is nourished. और हमें कभी इस चीज़ की किसी भी कलाकार और किसी भी उस शख्सियत में जिसमें टैलेंट है, कुछ करने की इच्छा है, वो चाहे एक गाना हो चाहे 10,000 गाने हों, उसका फ्यूचर सेफ है बिकॉज ऑफ यू। सो आई जस्ट वांट टू से थैंक यू एंड गेट अगेन रिपीटिंग दैट इट्स वेरी रेयर कि हम सब साथ में आ रहे हैं। पूरी इंडस्ट्री आज एक साथ बैठी हुई है, इसको देखकर ही मुझे इतना अच्छा लग रहा है। आई थिंक दिस यूनिटी एंड जो हम साथ संगठन जो करेक्ट वर्ड है, इट शुड जस्ट गेट बिगर। सबका साथ में आना बहुत ज़रूरी है एंड आई थिंक दिस इज़ जस्ट अ बिगिनिंग। वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स, सो दिस इज़ जस्ट हियर मेकिंग अ स्मॉल बिगिनिंग एंड इट्स अ बिग वन। सो थैंक यू जावेद साहब, थैंक यू। जावेद साहब को शुक्रिया कहना तो बिल्कुल सबका हक बनता है कहने का मैंने, लेकिन क्योंकि मेरा बोलना विधा नहीं है, थोड़ी बहुत राइमिंग में कुछ कहता हूँ, तो 2-3 शेर आपको फिर से खिदमत है आपके। और मैं सोचता हूँ यहाँ पे हमारे सब सिंगर्स हैं, अगर चाहे तो वो मुखड़ा रिपीट कर सकते हैं, उनको अच्छा लगेगा। काम जावेद ने जाविदा कर दिया, काम जावेद ने जाविदा कर दिया, हक दिला कर हमें शादमा कर दिया, हक दिला कर हमें शादमा कर दिया, काम जावेद ने, गाएंगे आप लोग? काम जावेद ने जाविदा कर दिया, काम जावेद ने हक दिला कर हमें शादमा कर दिया, हक दिला कर हमें शादमा कर दिया, काम जावेद ने जाविदा कर दिया। सुनिए, सारे नगमे सिमट आए एक साज में, सारे नगमे सिमट आए एक साज में, सबकी आवाज है एक आवाज में, सबकी आवाज है एक आवाज में, एक ने हाल सबका बयां कर दिया, एक ने हाल सबका बयां कर दिया, हक दिला कर हमें शादमा कर दिया, काम जावेद ने जाविदा कर दिया। अब न दिक्कत न किल्लत सहेगा कोई, अब न तंगी न किल्लत सहेगा कोई, पीढ़ियों तक न प्यासा रहेगा कोई, पीढ़ियों तक न प्यासा रहेगा कोई, आबे ज़मज़म हो आबे ज़मज़म ही जैसे रवां कर दिया, आबे ज़मज़म ही जैसे रवां कर दिया, हक दिला कर हमें शादमा
कर दिया, काम जावेद ने जावेदा कर दिया। जो सुरों के धनी लेखनी के धनी, भाग सबके जगे बात सबकी बनी, भाग सबके जगे बात सबकी बनी। बाग बाग आज हर बाग मां कर दिया, बाग बाग आज हर बाग मां कर दिया। मालिकों को भी हक मालिकाना मिले, मालिकों को भी हक मालिकाना मिले, सेवकों को भी दो चार आना मिले, सेवकों को भी मालिकों को भी हक मालिकाना मिले, सेवकों को भी दो चार आना मिले। राबता दोनों के दरमियान, दोनों के दरमियान कर दिया। इस कमेटी के अध्यक्ष धर्मेश जी, इस कमेटी के अध्यक्ष धर्मेश जी, धर्म की न्याय की कुछ न होगी कमी, सबने चुनकर इन्हें पासवान कर दिया, सबने चुनकर। IPRS भी आपके साथ है, यूं समझ लीजिए दूसरा हाथ है, यूं समझ लीजिए दूसरा हाथ है। खुल के ऐलान हमने यहाँ कर दिया, खुल के ऐलान जावेदा काम जावेद ने जावेदा कर दिया। थैंक यू। ये कोई आदमी जुनूनी आदमी कर सकता है। You have to be crazy to do it, and that is Mr. Amit Kapoor. So you've been extraordinary. I know that it's your love and respect for Javed Sahab, and but there's something more that I think our community needs to know. You have always stood behind us. You have always stood for creativity. You have always stood for independence and understanding that इस सिस्टम में अगर I don't mean to upset anybody, but सच में कोई मालिक नहीं है, कोई सर्वेंट नहीं है. We are working together. We are one community, and everybody works with everybody. You don't work for anybody. So I hope we don't forget that. And the other important point I wanted to make was that अब इसमें actually क्या है कि ये जो खुल रहा है अभी, ये amendments की वजह से जो industry खुलेगी अभी, इसमें हम सबको थोड़ा educate भी करना पड़ेगा अपने आप को. ये कोई ऐसे नहीं होने वाला, ऐसे नहीं होगा कि कल से checks आने लगेंगे. या नहीं, सच में बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी ये ऐसी गलतफहमियाँ आ जाती हैं हमारे दिमाग में कि ऐसे होने वाला. नहीं, ऐसे कुछ नहीं होगा. हमको काम करना पड़ेगा. We'll have to work. We'll have to put systems in place. ये हमारी जिम्मेदारी है. Javed Sahab has brought us to the water. Now we have to know how to make the most of it. प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार. ये आज की घड़ी ऐसी है कि बरसों में आई नहीं थी और आएगी नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि ये काम बहुत मुश्किल था. कभी लगता था हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, लेकिन ये अड़े रहे जावेद जी और सारा ग्रुप. और लोगों को ये पता नहीं था कि आर्टिस्ट सीधा होता है लेकिन सस्ता नहीं होता. इन्होंने ये करके दिखाया कि आर्टिस्ट क्या होता है, और हमारी जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट थी उसको फिर से इन्होंने जगह दिया, जिसको सुला दिया गया था कि आर्टिस्ट ठीक है, क्या है, हम कमर्शियल कुछ भी कर सकते हैं और ये सब कुछ चल सकता है यहाँ पे. आज आपने जो करके दिखाया है, इसके लिए क्या बोल रहे, इधर देखिए तो ज़्यादा शर्मा रहे हैं. बहुत बड़ा काम किया है आपने, और इसकी दुआएं बड़ों की भी मिलेगी, बच्चों की भी मिलेगी आगे, क्योंकि आने वाली पीढ़ी जो है उसको आपने बहुत कुछ रास्ता दिखाया, घर दिखाया है, और उनका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाया आपने. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच. दोस्तों, कहने वाले बहुत हैं, करने वाले बहुत कम. कहने वाले हम सब थे, करने वाले एक वहाँ बैठे हैं.
अच्छा, उनके नाम में उनका निक नेम शायद अगर आप लोग जानते हो कि उन्हें जादू बुलाते हैं, और जादू बस वो पूरी शख्सियत ही जादू है, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं और जादू ही कर गए। इतनी बरसों की मेहनत और उसमें लोग सोचते रहे, राह नहीं मिली, कोशिश करने की भी, जहद करने की भी, स्ट्रगल करने की भी राह नहीं मिली, लेकिन कम लोग होते हैं जो राह दिखाते हैं। मैं इसलिए इसके बार बार जावेद साहब की तारीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वाकई एक पूरे फेथ के साथ मैंने जहाँ तक समझ पाता था इनको फॉलो किया। मैं जानता था कि ये जिस तरफ रहनुमाई कर रहे हैं वो रास्ता ज़रूर सही होगा, और मैं इसलिए चलता रहा उनके साथ। ज़्यादा क्या कहूँ मैं, हालांकि लीगैलिटी कम समझता हूँ, लेकिन ये ज़रूर है, ये शेर उन्हीं की तरफ से कह दूँ मैं, अगर इजाज़त तो जावेद साहब। जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर है शब हिजरा, जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर है शब हिजरा, हमारे अश्क तेरी आकबत संवार चले, आने वाली नस्लों में ये मुबारक। नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको आज की सेलिब्रेशन के लिए। मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं आज प्रत्यक्ष रूप से आपके बीच में नहीं हूँ, मैं परोक्ष रूप से हूँ। मुझे आज भारत के बाहर यहाँ पर होना था और ये चीज़ प्री डिसाइड थी। पर सबसे पहले मेरी ओर से जावेद साहब को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और सलाम, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही मेहनत टास्क को अंजाम दिया है। व्हाट अ हरक्यूलियन फीट। ये काम जावेद साहब की सरपरस्ती के बिना असंभव था। हालांकि ऐसा पहली बार हुआ है कि एक मुद्दे और एक उद्देश्य के लिए तीनों फेडरेटिज एक साथ, कंपोजर्स, लिरिक्स राइटर्स और परफॉर्मर्स, सब ने मिलकर एकजुट होकर ये निर्णय लिया था कि इसको हम संकल्प किया था कि इसको हम पूरा करके रहेंगे। और जावेद साहब पर पूरा भरोसा हम सभी ने दिखाया और उन्होंने इस भरोसे के लिए अकेले सिंगल हैंडेडली इसको पूरा अंजाम दिया है। बहुत बड़ा ये काम किया है उन्होंने अगली जनरेशन के लिए। न केवल कंपोजर्स, लिरिक्स राइटर्स, बल्कि परफॉर्मर्स, सिंगर्स के लिए जो राइट्स हैं वो भी इसमें पूरे अंडरलाइन क्लियर हो जाते हैं। और अब मुझे बिल्कुल भी 2 बार सोचना नहीं पड़ेगा मेरे बेटे निवान को विदेश मनाने के लिए। देखिए वो कितना खुश है। उसको शायद पता भी नहीं है कि कितनी बड़ी चीज़ हो रही है उसके फ्यूचर को, और उसके और जैसे जो कलीग्स होंगे फ्यूचर में, उनके फ्यूचर के लिए कितना बड़ा काम हुआ है। थैंक यू मीडिया, थैंक यू प्रेस फॉर ऑल योर सपोर्ट। आगे भी आपकी आवश्यकता पड़ती रहेगी। मेरा इतना ही कहना है कि क्योंकि हम सच बोल रहे हैं इसलिए शायद हम सबके अंदर इतनी ताकत थी। और मुझे ये भी उम्मीद है कि जो हमसे बड़े हैं, जो हमसे सीनियर्स हैं, जिनका शायद हमारे इस मुद्दे से विचार थोड़ा सा अलग था, अब वो हमारा भी साथ देंगे और हमें अपना प्यार देंगे। हमें इस चीज़ को थोड़ा सा और डिफ़ाइन करने में और सेग्रीगेट करने में और सबको उसका जायज़ मिले, ताकि किसी को सिर्फ ज़िंदगी भर अपने रोज़ कुआं खोदने और पानी निकालने का मोहताज नहीं होना चाहिए। उनकी जवानी में किए हुए काम का जिसे कहते हैं पेंशन मिलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सारी ज़िंदगी इंसान काम नहीं कर सकता। आई होप आप मुद्दा सब समझ गए हैं। बाकी सब तो हैं हमारे फेडरेटी के लोग, आप लोगों को समझाने के लिए धन्यवाद। एंड सी यू ऑल जब मैं वापस आऊँगा तो निवान कर दें। बाय बाय। 10 साल की लंबी लड़ाई के बाद और काफ़ी जद्दोजहद के बाद जो सफलता मिली है, उसके लिए मैं उन तमाम लोगों को जो इससे जुड़े हुए हैं सबसे पहले उनको बधाई देना चाहता हूँ। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैं ख़ास तौर से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो तमाम राइटर जिन्होंने इतने सालों में केवल गरीबी देखी, ऐसे भी राइटर मुझसे मिले जिनको खाने के लिए भी पैसा नहीं था। और हमारी जो लड़ाई थी ये हमारे अपने हक के लिए थी। हमने कोई भी ऐसी डिमांड नहीं की थी जो नाजायज़ थी या जिस पे हमारा हक नहीं था। और ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, मगर जैसे कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। और जो काम हुआ है इसके लिए हम तमाम राइटर और मैं ख़ास तौर से फिल्म राइटर एसोसिएशन की तरफ से उन तमाम लोगों का फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ख़ास तौर से जावेद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि इस लड़ाई में अगर वो हमारे साथ नहीं होते तो ये जीत मुमकिन नहीं थी।
कि जीत का जो सबसे बड़ा फायदा वो ये हुआ है कि वो तमाम लोग जो आज काम नहीं कर रहे हैं या जो काम कर चुके हैं, उनका भविष्य भी आगे के दिनों में जो आने वाले दिन हैं उनमें उनको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएंगी और कम से कम उनको 2 वक्त की रोटी अच्छे से नसीब होगी। तो हमारी ये लड़ाई और हमारा ये जो संघर्ष रहा ये रंग लाया है और इसके लिए मैं बार बार लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हेलो जावेद साहब, सॉरी मैं आज इस फंक्शन में शामिल नहीं हो पा रहा हूँ, पर एक चीज़ मैं बोलूँगा कि ज़िंदगी में कई बार हमने देखा है, लोगों को देखा है कि अपनी जंग लड़ते हैं, अपना संघर्ष करते हैं और कोई अच्छी चीज़ हासिल करने के लिए दे फाइट। एंड आज पहली बार मैं अपनी नज़रों से ये देखा हूँ कि आपने जिस तरीके का स्पीच दिया आपने और जिस तरीके से आपने ये जंग लड़ी है हम सब के लिए, it's historic. It's something which you remember for the rest of our lives. And बहुत ही दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपको, तहे दिल से। I'm speechless. I don't have words to thank you and to express my feelings for the fight you've done for us. Thank you once again, Javed sir. God bless you. Congratulations to everybody. जितने भी हमारे लोग composers हमारे बैठे हुए हैं, lyric writers, singers, everybody, one huge clap for all of us. And a pat on the back, not to me, first to the one and only Javed Akhtar sir, who has fought all along for the copyright. I remember seeing his speech, like everybody in the Rajya Sabha, and the way he spoke was something else. Like everyone does, I worship Dada Saheb Phalke. I worship him. Actually, I mean it. And for us music people, the composers, the singers, and the lyric writers, and all the authors, I think for us, Javed Saheb has taken the place for us. I mean, these are Dada Saheb Phalke. I love Dada Saheb Phalke, and I always tell Javed Saheb, Javed Saheb, what you've done for us will be the beautiful generation to come. You know, today when we work, and you know that our children will rightfully get what is theirs, is something else. And I would like to congratulate each and everybody. But it's a new beginning, it's a new life, it's a new day for all of us. I wish I was there to hug and meet everybody personally. But the thing is, I'm shooting for Indian Idol 6. And I'm not there, but I think you understand my emotions. And you all know that I was stood by you as well as we all stood by each other. And everybody out there who's watching this, please, when I finish my speech, get up and applaud one and only Javed Akhtar Saheb. So I'm applauding Javed Saheb and everybody, and you guys do the same. And here we are, unanimous stand, the composers, the authors, the lyric writers, the singers, we're all here together, and it's a great day. Thank you, God. Thank you. We, the composers, authors, and performers, shall forever be indebted to you for the invaluable contribution made by you towards securing the much deprived justice and rights denied to us for generations by selflessly spearheading the amendment to the Indian Copyright Act. You will go down in the annals of music as a messiah of creators and artists in India. We thank you sincerely, MCAI, Music Composers Association of India. बुजुर्गों, हालांकि बुजुर्ग यहाँ मेरे बहुत कम हैं, लेकिन जो भी है दोस्तों, साथियों, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज बहुत अच्छी अच्छी बातें मेरे बारे में कही गई, लेकिन मुझे आज एक नज़्म भी मैंने सुनी, जैन साहब ने सुनाई, रविंद्र जैन साहब ने। मैं हमेशा सुनते आया था कि शायरों की बात पे यकीन नहीं करना चाहिए, आज पता चला क्यों कहते हैं। लेकिन ये सही है। देखिए, मैं झूठी मॉडेस्टी रखूं वो बात भी गलत होगी। हाँ, मैंने काफ़ी भाग दौड़ की, लोगों से मिला, लेकिन यकीन कीजिए, मैं ये बात दिल से कह रहा हूँ, ये मेरी जीत नहीं है, ये आपकी जीत है। ये दिल से कह रहा हूँ। जो नाम मैं लेके गया था, जिन लोगों के लिए बार बार लेके जाता रहा, उनकी क्या ताकत है, आपकी क्या ताकत है। हिंदुस्तान में जो कलाकार, जो फनकार है,
उसकी क्या ताकत है उसे पता ही नहीं। एक तरफ क्या था, सिर्फ आपका नाम, आपका गुडविल, लोग आपको जानते हैं आपके काम से, आपकी आवाज से, आपकी धुन से, आपके शब्द से। दूसरी तरफ तो सब कुछ था जो दुनिया में तमाम चीजें ताकतवर मानी जाती हैं। तो फिर क्या हुआ ये कि पहली दफा हमें यह मालूम हुआ कि हमारी क्या शक्ति है। ये एक आदमी की नहीं है, और ये एक आदमी की समस्या भी नहीं थी। जो कागज में लेके गया था वहां भारत रत्न पंडित रविशंकर और 2 ऑस्कर विनर AR रहमान के भी दस्तखत थे। हम सबके तो थे ही कि जो समस्या इस देश के भारत रत्न को हो सकती है, उस इंसान को हो सकती है जो दुनिया जैसे मान गई है, तो बाकियों पे क्या गुजर रही होगी। जब हम गए स्टैंडिंग कमेटी में तो हमने वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाए, ले जाके 200-300 कॉन्ट्रैक्ट ले, हर राइटर के, म्यूजिक डायरेक्टर्स के, सिंगर्स के। देखिए इसमें और बंधुआ मजदूरी में क्या फर्क है। और जब म्यूजिक कंपनी के लोग आए, दूसरे लोग आए, तो उनसे कहा गया कि अगर ये सारे अपने राइट्स, ये अपने सारे अधिकार अपनी मर्जी से ही देते हैं और आप इन्हें सही कीमत देते हैं, तो 20 बरस में एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाइए जिसमें एक राइटर ने या म्यूजिक डायरेक्टर ने ये राइट नहीं दिए हुए। मगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिखा सकते। ये जीत जो है इंसाफ की है, और हम लोग अपने पॉलिटिशियंस को बहुत सिनिकली देखते हैं और शायद सही भी है अक्सर मौकों पे। लेकिन संगीतकार, गीतकार, गायक क्या दे सकते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को। ये बरसों के बाद हुआ होगा, जैसे हिंदुस्तान पे कहीं से अटैक हो जाता है तो सारी पार्लियामेंट से एक हो जाती है, सारी पार्टीज अपना डिफरेंस भूल के एक हो जाती है। वो अलग एक वक्त होता है कि जब पूरा देश एक होता है, हर चीज को भूल के। ये दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा, उस तरह से एक थे। इसलिए बरसों के बाद हुआ कि एक बिल लोकसभा से और राज्यसभा से यूनानिमसली पास हुआ, एक पार्टी नहीं। ये मेरी कामयाबी नहीं है, ये सच की कामयाबी है। और ये इस बात का सबूत है कि हमारी पार्लियामेंट में कुछ भी होता, लेकिन अभी लोगों के सीने में दिल है। ये जो लोग थे, जो साथ आए, जो जुड़े, जिन्होंने साइन करके अपील की, जो हमारे साथ डेलीगेशन में गए, वो सब का उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उनमें से हर एक का नाम ऐसा है कि एक ही नाम काफी। तो इतने नाम, ये तो सही कहा सुषमा जी ने कि ये जो लिस्ट में देख रही हूँ कि जिन लोगों ने इस अपील पे दस्तखत किया है, वो तो हिंदुस्तान के संगीत जगत का who's who है। हमें अपनी ताकत को समझना है, लेकिन उसका नाजायज इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए। हमें ये एक सेकंड को नहीं समझना चाहिए कि हमने अपने प्रोड्यूसर्स को हरा दिया और हम जीत गए। वो भी एक सिस्टम की प्रोडक्ट है, हम भी एक सिस्टम की प्रोडक्ट है। हकीकत ये है कि जो दुनिया चल रही थी, जो सिस्टम उस तक चल रहा था, जो बदलेगा, वो प्रोड्यूसर्स के लिए भी ठीक नहीं था। वो उसमें उनका भी नुकसान था, जो धीरे धीरे उनको समझ में आ रही है बात, और वक्त के साथ और समझेंगे जब ये प्रैक्टिस शुरू होगी। लेकिन रेजिस्टेंस का यह हाल है कि मेरे साथ अक्सर हुआ है कि मैं होटलों में जाता हूँ जहाँ सिर्फ हिंदुस्तानी खाना मिलता है, तो मैं बुलाता हूँ वहाँ का जो मैनेजर है, कई दफ़ा मैंने किया है, और मैंने उससे पूछा कि यहाँ आप अंग्रेजी खाना नहीं देते, कॉन्टिनेंटल फूड देते हैं? कहने नहीं, सिर्फ हिंदुस्तानी खाना देते हैं। हाँ, तो एक बात बताइए कि ये साइड प्लेट लेफ्ट पे क्यों रखी है, राइट पे क्यों नहीं?
उनके पास कोई जवाब ही नहीं, वो सब ऐसे ही रखते हैं। जो दुनिया और जो लोग एक साइड प्लेट उठा के लेफ्ट से राइट पे नहीं रख सकते, उनके लिए कितना मुश्किल होगा एक सिस्टम को बदलना। फायदा नुकसान समझने को कोई तैयार नहीं होता। नहीं भाई, जैसा है वैसे ही रहने दीजिए, इसमें तब्दीली मत कीजिए, आपकी नीयत में कोई खराबी मालूम होती है। दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि कोई भी काम पहली बार ना हो। ये कैसे हो? हकीकत ये है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये जो बिल है ये हमारे प्रोड्यूसर्स के लिए भी निहायत अच्छा है। हमारे यहाँ 90% प्रोड्यूसर्स को एक नया पैसा अपनी म्यूजिक से नहीं मिलता है, बल्कि अक्सर उन्हें पैसा देना पड़ता है। जब वो म्यूजिक कंपनी के पास जाते हैं तो म्यूजिक कंपनी कहती है कि हम तो लेंगे एक शर्त पे, अगर तुम 25 लाख रुपया दो, इसलिए कि हमें 50 लाख की पब्लिसिटी करनी है, तो डेट भी दे जाओ और ऊपर से 25 लाख रुपए भी दो। ये तो 10-12 हैं प्रोड्यूसर जिनको अपफ्रंट मनी मिलता है, बाकियों को तो कुछ भी नहीं मिलता, अब मिलेगा। और जिन्हें अपफ्रंट मनी मिलता है वो भी उतना दाम नहीं पाते जो उनकी म्यूजिक की कीमत है, वो उसका अंदाजा उन्हें भोग। हमारी ये लड़ाई, दिल टुकड़ा हुआ था, दिल जलता रहता था, तकलीफ भी थी, ह्यूमिलेशन की फीलिंग भी थी राइटर्स में। वो चाहे स्क्रिप्ट राइटर हों, चाहे लिरिक राइटर हों, चाहे कंपोजर्स हों, चाहे सिंगर्स हों, हर एक को ये एहसास था कि जो इज्जत हमें मिलनी चाहिए, जो हमें हमारे काम का मुकाम मिलना चाहिए, जो क्रेडिट मिलना चाहिए, जो पैसा मिलना चाहिए, वो हमें नहीं मिलता है। और इस नाइंसाफी के पहिए में प्रोड्यूसर भी घूम रहा था बगैर ये जाने कि उसके साथ नाइंसाफी है। लेकिन 2005 में जो वाकया हुआ, उसने शायद हमारे बांध को तोड़ा कि अब बहुत हो गया, अब नहीं। हुआ ये, मुझे तो कुछ पता नहीं था, साल में एक दफा एक मीटिंग में चला जाता था, IPRS पूरा नाम क्या है मुझे ये भी नहीं पता था। और वहां जाते थे, चाय वाय मिलती थी और एक लिफाफा दे देते जिसमें 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए का चेक होता। हम तो ये तो फ्री में मिल गया पैसा, लेके आ जाते थे। ये कुछ राइटर्स, कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स मेरे पास आए और कहने लगे कि हम चाहते हैं कि जो इलेक्शन हो रहा है इसमें आप खड़े होइए, इसलिए कि यहाँ बड़ी गड़बड़ है और बड़ा कन्फ्यूजन है। मैं अपनी ज़िंदगी में इलेक्शन नहीं लड़ा हूँ, तो मैं आप क्यों इस मुसीबत में मुझे डाल रहे हैं? और ये है क्या, मुझे पता भी नहीं है इसके बारे में कुछ। तो मुझे क्या होता है परफॉर्मिंग राइट। परफॉर्मिंग राइट के बारे में मुझे इतना याद है कि मैं एक मरतबा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था, उसमें लिखा था एंड परफॉर्मिंग राइट। तो मैं तो परफॉर्म करता नहीं, मुझसे क्यों लिखवा रहे हैं? तो मुझे कुछ पता ही नहीं। पब्लिशिंग राइट, भाई मैंने कहा देखो पब्लिशिंग राइट तुम ले रहे हो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कभी मैं अपने गानों की किताब छपाऊंगा, तो ऐसा तो नहीं है कि ये पब्लिशिंग राइट में तो मैं दे रहा हूँ। इतना भी नहीं मुझे मालूम था कि क्या होती है चीज़। मगर दोस्तों के इसरार पे खड़ा हो गया और गड़बड़ में जीत भी गया। अच्छा, अब उसके बाद जब हम पहली बोर्ड मीटिंग थी, जब वहाँ पहुँचे तो हम एंटर हुए थे, मीटिंग शुरू होने से पहले हमारे हाथ में कोर्ट का नोटिस दे दिया गया कि मीटिंग नहीं हो सकती। और ये तो इलेक्शन रिग था, और ये फना एक कलकत्ता के पास एक छोटी सी जगह है बारासात, वो बड़ी मुबारक जगह है। वहाँ से म्यूजिक कंपनियाँ जब भी कोई केस करती हैं उनके लिए बहुत लकी है वो होता है, तो वो जीत जाती है और उनकी बात वहाँ होती है, इत्तेफाक की बात है। तो वहाँ से आया था नोटिस। इलेक्शन बंबई में हुआ था मगर नोटिस बारासात से आया था। तो मेरी समझ में नहीं आया कि मेरे बोर्ड पे होने से इनको क्या इतनी परेशानी है। मुझे समझ में आना चाहिए ये बात कि क्या इन्हें तकलीफ क्या है और क्यों इससे इतने नर्वस हो रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे हमने पता लगाया कि क्या है कि देखिए, राइटर के कुछ राइट्स होते हैं रॉयल्टी के। वो बाहर तो फिल्म से बाहर भी, फिल्म के अंदर भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कानून ऑलरेडी था और है इस बिल के आने से पहले भी, कि अगर राइटर का काम
या म्यूजिक डायरेक्टर का काम फिल्म से बाहर कहीं भी इस्तेमाल होगा इस तरह से कि वहाँ से उन्हें कोई रॉयल्टी मिलेगी, तो वो रॉयल्टी दो हिस्सों में बंटेगी। एक हिस्सा जिसे साउंड रिकॉर्डिंग कहते हैं उसका है, वो पूरा उस आदमी का है जिसने साउंड रिकॉर्ड की, और दूसरा हिस्सा अंडरलाइन वर्क यानी म्यूजिक का, वर्ड्स का है। स्क्रिप्ट के सिलसिले में अगर फिल्म बाहर चली तो फिर फिल्म का साउंड रिकॉर्डिंग हो गया और उसमें जो स्क्रिप्ट राइटर है, डायलॉग राइटर, उसका राइट बनता। हमारे यहाँ भी है, लेकिन वो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हमसे ले लिया जाता है सब। जैसे मैंने बताया पब्लिशिंग लोग ये वो सब लिख देते हैं, बल्कि ये भी लिखा होता है कि आइंदा कभी कोई रेवेन्यू बना, आइंदा कभी कोई राइट नया तरीका निकला रेवेन्यू का, दरियाफ्त हुआ, इन्वेंट हुआ, तो वो भी आप अभी से दे रहे हैं हमेशा के लिए। ये भी उस कॉन्ट्रैक्ट का। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमसे तो लिखा नहीं, दुनिया से जो पैसा कलेक्ट होता है वो कलेक्ट ही नहीं हो सकता अगर आप ये ना कहें कि हम राइटर्स को और कंपोजर्स को रॉयल्टी देते हैं। लिहाजा एक IPRS है जहां लोगों को मेंबर बनाया गया है, जहां इन्हीं म्यूजिक कंपनीज ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है कि हाँ भाई हम 50-50 करेंगे। स्क्रिप्ट राइटर्स को तो खैर बताया ही नहीं गया कभी कि तुम्हारा भी कोई राइट है, और वो भी अब हमारे दोस्त अब जागे हैं, अब उन्हें पता चला कि भाई हमारा भी राइट है, ये उन्हें तो पता ही नहीं था। तो इधर तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ, उधर ये प्रोड्यूसर को कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी म्यूजिक बेचनी है तो हमें राइटर के और म्यूजिक डायरेक्टर के सारे राइट लाके दो। तो इधर ले भी लेते हैं, फिर यहां कहते हैं कि देखो तुम तो बेच चुके हो, फिर भी हम तुम्हें कुछ दे देंगे। तो यहाँ कुछ साल में थोड़ा बहुत हर एक को बांट देते थे, वो जो लाख रुपए का लिफाफा मुझे मिलता था। सही हिसाब तो था नहीं। अब जब हमने प्रोटेस्ट किया तो वो जो थोड़ा बहुत देते थे ना वो भी बंद कर दिया। हम में से अक्सर जो है उन्हें 2005 से एक नया पैसा रॉयल्टी की थी। और दिलचस्प बात यह है कि हमसे कहा जाता रहा है 7 बरस तक कि आपको चाहिए तो ये कागज पे साइन कर दीजिए कि आपका कोई राइट नहीं है, तो हम आपको रॉयल्टी दे देंगे। वो मेरे पास वो ड्राफ्ट है जो उन्होंने भेजा था कि इस पे साइन करके भेज। ये जो उन्होंने बंद किया ये गड़बड़ की। थोड़ा बहुत देते रहते तो सही। तो मैं बचपन में लखनऊ में रहता था, तो लखनऊ में अब बड़े बड़े घर हुआ करते थे, पीछे भी गार्डन आगे भी। अब उसमें क्या होता था कि वो बिल्लियाँ जो होती थी स्ट्रे कैट्स वो आ जाती थी। अब ये जॉइंट फैमिलीज होती थी, तो बिल्ली घर में घुसी और उधर किचन विचन की तरफ गई, अरे बिल्ली आई, तो सारे बच्चे भागते, वो उनकी तफरी हो जाती थी। तो कोई डंडा लिए, कोई जूता लिए, कोई कुछ लिए, बिल्ली के पीछे भागते थे। अब वो बिल्ली कमरों में घुस जाती थी, हम उसके पीछे भागते रहते सारे बच्चे। तो हमारे बड़े हमसे कहते थे कि देखो बेटा आप बिल्ली के pीछे भागते हो ठीक है, लेकिन वो कमरे में घुसे तो सारे दरवाजे बंद करके मत मारना उसे, वो हमला कर देगी। शायद इनके घरों में बचपन में बिल्ली नहीं आती। खैर साहब हमारा स्ट्रगल जो शुरू हुआ, हमने बड़ी कोशिश की, यहाँ गए वहाँ गए, ये कोशिश की वो, लेकिन अल्टीमेटली बात समझ में आई कि ऐसे कुछ नहीं होगा, ये तो दिल्ली से कुछ हो सकता है अगर कानून बदले। मगर कानून क्या बदले, हमें तो अभी अभी नया नया मालूम हुआ था कि रॉयल्टी क्या चीज़ होती है, कानून तो बहुत दूर की चीज़ है। हमने कहा किससे करें, तो मालूम हुआ वहाँ पर एक बहुत बड़ी कंसर्न है लूथरा एंड लूथरा। वहाँ पर कुछ लॉयर्स हैं जो हिंदुस्तान के बेहतरीन कॉपीराइट लॉयर्स माने जाते हैं, मगर वो तो बहुत बड़ी कंसर्न भाई, ये तो एक एक दिन का इन लोग की फीस होती है कई कई लाख रुपए। तो हमने कहा चलो बात करेंगे, हम बताएंगे भाई हम उतना तो आपको नहीं दे सकते, लेकिन जो भी दे सकते हैं वो हम आपको ज़रूर देंगे। मुझे वो दोपहर याद है जब हम 4-5 लोग, और ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि हम
किसी लीडर से मिलने गया हूँ, चाहे सरकार के चाहे अपोजिशन के, और जगजीत सिंह हमारे साथ था। मुझे उनके नहीं होने की इतनी तकलीफ है कि मैं आपको बताऊं। हम लोग गए वहाँ पर, राजीव लूथरा साहब जो उस कंपनी के मालिक हैं, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने जो इस काम के एक्सपर्ट हैं कॉपीराइट के, अमित दत्ता साहब लॉयर, उनसे हमें मिलाया। हमने कहा कि ऐसे ऐसा मसला है। उन्होंने कहा कि आपको मैं तक बताऊंगा कि आपकी डिमांड क्या होनी चाहिए सरकार से और किस तरह होनी चाहिए। हमने उनको डरते डरते एक चेक दिया एक लिफाफे में, जो उन्होंने उसी वक्त हमें वापस कर दिया और कहा कि मैं काम, जिसे प्रो बोनो कहते हैं, बड़ा अच्छा लफ्ज़ है, हिंदी में बड़ा ख़राब लगता है, मुफ्त में करूँगा। प्रो बोनो एक डिग्निफाइड लफ्ज़ है, मतलब एक चैरिटी भी मिल रही है लेकिन इज्जत है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कई लोगों को कोई काम के लिए, वो डॉक्टर्स हों या आर्किटेक्ट्स हों या इंटीरियर डेकोरेटर्स हों, कई लोगों को हायर किया है और उन्हें मैंने बहुत पैसे दिए। मेरी ज़िंदगी में कोई एक इंसान ऐसा नहीं है जिसने 3 बरस तक फ्री ऐसे हमारे लिए। ये मेरे सामने बैठे हैं, ये एक इंतहाई कामयाब लॉयर, इनके अंडर में कोई 30 लॉयर काम करते हैं। ये ऐसे काम करते थे जैसे मैंने इन्हें खरीद रखा। दोपहर में 1 घंटे, इसलिए कि भाई अब जो हुक्मरान है वो ऐसा थोड़ी है कि मेरी मर्जी से टाइम देंगे। कभी किसने टाइम मिल गया, कहाँ यहाँ जाके बात करनी है, उन्हें समझाना है कि इसकी टेक्निकल डिटेल क्या है। मैं इन्हें फ़ोन करूँ, कभी हुए नहीं कि इन्होंने कहा कि मैं नहीं आ सकता। ये अपना हर काम छोड़ के ये कोर्ट से आए, ये क्यों कर रहे थे मेरी समझ से बाहर। 3 बरस तक हमने भी लोगों के लिए कुछ अच्छा काम किया। 3 बरस तक आप एक ऐसे पेशे के लिए काम कर रहे हैं जो आपका नहीं है और इस तरह से कर रहे हैं। मैं करूं तो समझ में आता है, ये क्यों कर रहे थे। ये जो आपने मुझे दिया है, ये सच ये है कि ये मैं डिजर्व नहीं करता हूं, ये इन्हें मिलना चाहिए। जहां मैं हुकूमत का, यूपीए चेयरमैन का, प्राइम मिनिस्टर का, कपिल सिब्बल साहब का, अरुण जेटली साहब, सुषमा स्वराज जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मीरा जी का जो लोकसभा की स्पीकर है उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं वहाँ उतना ही शुक्रिया अमित दत्ता साहब का। ये बिल कैसे पास हुआ, ये भी एक मिरेकल है। ये होना नहीं चाहिए था उस वक्त जबकि ये हुआ। बहुत ताकतें थी, ऐसा थोड़ी है कि हमारी गुडविल है और कुछ नहीं है दुनिया में। उनके पास बड़ा इन्फ्लुएंस है, पैसा है, ताकत है, नाम है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल्स हैं उधर, अपनी देसी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट कह सकती हैं। ये सब हुआ, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग थे जो कन्विंस हो गए थे, मान गए थे कि ये बात सही और होना चाहिए। उनमें से श्रीमती सोनिया गांधी, जिन्होंने पर्सनली पहली बार जब हमारे कॉन्ट्रैक्ट देखे और हमारी सिचुएशन देखी, उन्होंने खत लिखा कपिल सिब्बल कि आपको ये काम करना है कि दुनिया के जो बेहतरीन राइटर्स, कंपोजर राइटर्स के लिए होते हैं, वो इस देश में होते हैं। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने खत लिखा और खुशकिस्मती की बात यह है कि कपिल सिब्बल साहब को लिखा है, इसलिए कि कपिल सिब्बल साहब तो ऑलरेडी हमारे हमदर्द थे इस इशू पे, तो उनको और प्रोत्साहन मिल गया। होता यह है कि अगर सरकार का बिल है तो अपोजिशन को क्या परवाह,
लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन होने लगता था कि ये बिल सरकार का है कि ऑपोजिशन वालों का। जिस तरह से अरुण जेटली साहब ने इस बिल का साथ दिया, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। राज्यसभा से ये बगैर अरुण जेटली के पास में आप लोगों ने जिन्होंने ये प्रोग्राम देखा है, जो जब ये हो रहा था राज्यसभा में डिबेट हो रही थी, तो आप देखेंगे कि अरुण जेटली साहब एंड तक बैठे हुए थे। 8:30 आमतौर से 6 बजे खत्म हो जाती है पार्लियामेंट, उन्होंने उसे 8:30 बजे तक चलवाया। ऑपोजिशन लीडर ऑब्जेक्शन ले ले, बात खत्म हो जाएगी। हो गया भाई, 6 बजे हो गया, देखेंगे कल होगी बात। और 8:30 बजे तक उन्होंने तकरीर नहीं की, चुप बैठे रहे। वो बैठे इसलिए थे कि उन्हें मालूम था कि अगर वो उठ के चले गए तो ऑपोजिशन में बहुत ऐसे बिके हुए लोग हैं जो खड़े हो जाएंगे। और उन्होंने कह दिया था कि अगर कोई भी इस बिल के खिलाफ एक लफ्ज बोला तो मैं खड़े होकर सिर्फ एक जुमला बोलूंगा, माई पार्टी सपोर्ट्स दिस बिल। एक लफ्ज कोई नहीं बोलेगा। और नहीं बोलने दिया। थे कोई लोग बड़े बेताब थे बोलने, और उनके पास वजह थी इसके खिलाफ बोलने की। दूसरी तरफ ये बिल 21 तारीख की शाम को तय हुआ कि पहला बिल होगा जो डिस्कशन में है। रात के 8:30 बजे मुझे HRD के एक ऑफिसर ने फोन किया कि वो जो प्रोग्राम आया है नेट के ऊपर, उसमें तो बिल ही नहीं है। मैंने जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर हैं उनके PA को फोन किया। मैंने कहा भैया कैसे है, आपने तो बताया था कि मंत्री जी ने पहला रख दिया है और साइन हो गए हैं, वो चला गया। कहते हैं हाँ साहब, मैंने क्या हो ही नहीं सकता, उन्होंने कोई गलत देखा हो, मैंने अपने हाथ से भेजा है, नंबर 1 पे था। मैंने मंत्री को फोन किया, वो भी बड़े बहुत अच्छे आदमी हैं बंसल साहब, उन्होंने भी बड़ी मदद की इस बिल की। तो उन्हें वो भी हैरान हो गया, ये तो कभी हुआ ही नहीं है, कैसे हो सकता है। मैं देखता हूं, मैंने मीरा जी को फोन किया, मीरा कुमार जो कि स्पीकर हैं। रात को 9 बजे करना फोन जरा अजीब सा लगता है, लेकिन क्या, मैंने कहा ऐसी सी बात है, कल आखिरी दिन है, 22 तारीख आखिरी दिन है, कैसे हुआ है। तो चलिए मैं मालूम करती हूँ। थोड़ी देर बाद मुझे वहाँ की जो सेक्रेटेरिएट है लोकसभा की, वहाँ से फोन आया कि देखिए साहब, एक तो आप लोगों ने टाइम नहीं लिया था। पहले तो क्या होता है, एक बिजनेस कमेटी होती है, उसमें बिल जाता है, वहाँ पर सारी पार्टियों के लोग तय करते हैं कि किस दिन बिल आएगा, और फिर टाइम अलॉट होता है। तो ये तो ना कमेटी में गया है और ना टाइम अलॉट हुआ है, और दूसरे एक पेपर भी मिसिंग है। तो मैंने कहा अगर ये सब था तो क्या आपने पार्लियामेंट्री अफेयर के मिनिस्टर जिनका काम है ये बिल लगवाना, उनको इत्तला दी थी? कहले नहीं, वो हम सुबह बता देंगे। अच्छा, मैं बैठा था सोचता कि क्या किया जाए कि मुझे फोन अपनी तरफ से सुषमा जी का है, और उन्होंने कहा कि जावेद साहब, मुझे मालूम हुआ है कि बिल जो था नहीं है लिस्ट पे, और कहाँ चला गया मालूम नहीं, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आप निश्चिंत हो जाइए, ये बिल तो मैं कल लगवा के रहूंगी। ये ऑपोजिशन को मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे। मैंने फिर उन्हें फ़ोन किया, भाई देखिए तो ऑपोजिशन लीडर हैं लोकसभा की, वो ऐसा कह रही हैं, तो उनका फिक्र मत कीजिए, मैं सुबह आपको ले चलूँगा मीरा जी के पास और हम बात करेंगे कि किस तरह से हो सकता है। मुझे फिर भी तसल्ली दी। मैं सुबह उठ के एक नोट लिखा सोनिया जी के नाम, और मैंने जाके उनके ये को दिया, कहने मैं ऑफिस में मत देना, ये उनके हाथ में दे देना। चलिए, ये फिर भी चलो देखेंगे जाके, और आज नहीं हुआ तो फिर 3 महीने गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कुछ एक्टिविटी है, ले गए अंदर मीरा जी से। मीरा जी ने कहा नहीं मैं करती हूँ, हो जाएगा ये। इतने में मुझे उनका मैसेज आया सुषमा जी का कि आप फिक्र मत कीजिए, मैंने अपने लोग वहाँ लगा दिए हैं। मैंने उनको फ़ोन किया है बंसल को खुद कि ये बिल आना ही चाहिए, इस सेशन में कोई तो काम अच्छा हो। ये उनके वर्ड से मेरे नहीं। मैंने कहा ठीक, मैं इधर से एक होते ना कॉरिडोर्स ऑफ पावर, बड़ा हम लोग पढ़ते हैं,
मगर ये वाकई पार्लियामेंट में जो बड़े बड़े कॉरिडोर हैं, मैं जब भी चलता हूँ तो मुझे लगता है यही है कॉरिडोर ऑफ पावर। तो मैं उसमें जा रहा था, आधा डरा आधा सहमा कि होगा नहीं होगा। 11:30 बज चुके हैं, 12 बजे बिल आते हैं, 1 घंटा होता है क्वेश्चन आवर, आधा जा चुका है। तो मैं जा रहा था, उधर से एक अंतराज चला रहा, सोनिया जी उनके पीछे 4-6 लोग जो उनके होते हैं गार्ड, ये वो सेक्रेटरी। तो मैं दीवार से लग के खड़ा हो गया कि निकल जाए। शी डिड नॉट स्टॉप, ऐसे चलते हुए कुछ हो गया। तो मैंने कहा हो रहा है, अच्छा। तो मुझे मालूम हुआ कि उन्होंने पर्स तो लिया, तो ठीक है। आधे घंटे बाकी था कि मेरे पास कांग्रेस की एक लेडी आई मेंबर, कहेंगे बोलेगा कौन, हमें तो मालूम ही नहीं बिल आ रहा है, किसे बुलवाएंगे हम। तो मैंने कहा कौन बोल सकता, कोई नहीं, देखिए अगर वो मिल जाए शशि थरूर। तो मैंने कहा मैं ढूंढता हूँ अभी, मतलब आधे घंटे मिला जाए कांग्रेस का कोई। तो हम बोले शशि का, वो जी बाहर जा रहे हैं शशि थरूर जी। तो मैं भागता हो गया, मैंने शशि थरूर को रोका। मैंने कहा भाई एक फेवर कर दीजिए, आप बोल दीजिए। तो कहने मगर टाइम ही कहाँ है। तो मैंने कहा कि पहले तो मंत्री जी बोलेंगे, उसके बाद बीजेपी में जो लीडिंग ऑपोजिशन बीजेपी में कौन बोलेगा। मैं सुषमा जी बोल रही, कहले तो ठीक है फिर काफ़ी टाइम है। तो मुझे वो दे दो, वो तो आराम से बोलेंगी। तो उनको हमने पेपर दे दिए कि ये है। वो अंदर बैठ के जब ये तकरीरें चल रही थी उन्होंने पढ़ा सारी डिटेल, और उसके बाद वो आदमी जैसे बोला है ऐसा लगता है कि कॉपीराइट की अथॉरिटी हो। आधे घंटे में पहुंचे। अब आप बताइए, जो मैं आपको ये तो एक दिन की कहानी सुना रहा हूं, ये 3 बरस का हर दिन ऐसा ही है, आप यकीन। तो कहां से बॉल निकल रही है, कहां रोकी जा रही है, क्या हो रहा है। लेकिन ये सब ना होता अगर हमको सही चैनलाइज ना किया गया होता, हमको सही सजेशन ना होता, किससे मिलो, उससे क्या कहना है, क्या डिमांड करनी है। एक एक जो लेटर हमने दिया है वो अमित दत्ता साहब का ड्राफ्ट है। एक एक अपील जो हमारी है वो इनकी ड्राफ्ट की हुई है। इनके बगैर आप यकीन कीजिए हमारी गुडविल की इज्जत तो हो जाती, लेकिन हमारा काम नहीं हुआ। मैं अमित दत्ता साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ स्टेज पे आए और न सिर्फ इस बिल के बारे में बताएं, आप में से अगर कोई सवाल करना चाहता है फिर से। I think in very simple terms, what the copyright amendment says is that the writer, the author, and that includes the composer, is now recognized as the first owner of copyright the minute that work is created. That is the first. Until now, it had been assumed, argued, and prevailed upon that the writer, the author, the composer was only the author but never the first owner. So this is what the first element that the bill changes, the act now hopefully will change, is that you, the author, are the first owner. But being an owner and having a less of a bargaining power is not going to deliver what authors need. So the law has stepped in now to ensure that the author reserves or is reserved or is allowed a protection or a cover or an umbrella to the extent of 50% or an equal share of royalties from the utilization of their work, whether as a part of a film, outside a film, in any sense of utilization. The author now has a right to receive 50% royalty. But rather it's a burden on the author, because now what the law actually says is, or rather the authors actually told the government of India is, please help us
protect ourselves from ourselves. We have no option but to sign on the dotted line. So please protect this right. At least 50%, an equal share of copyright should be protected. And this is precisely what the amendment does. Again, it does not end here. The problem always has been that the licensing of these works, the ability to control how licenses are charged, आप कलेक्ट कैसे करेंगे, आप लेवी कैसे करेंगे, लाइसेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितने लोगों के पीछे भागेंगे, उसका एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए. और उस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को भी इस लॉ ने देखा है और ये कहा है कि कॉपीराइट सोसाइटीज में हर मेंबर, ये नहीं कहा है कि ऑथर्स कंट्रोल में हो, ये कहा है कि हर मेंबर का इक्वल से और कंट्रोल होगा सोसाइटी को चलाने. या म्यूजिक पब्लिशर हो, कंपनी हो, या इंडिविजुअल हो, या ऑथर हो, या कंपोजर हो. इस लॉ में डिस्क्रिमिनेशन जो अभी तक था वो रिमूव होगा. सो दिस इन अ वेरी शॉर्ट काइंड ऑफ sentence, or rather many sentences, is the conspectus of the act. The other important aspect is performers now are recognized as an entire different species and equal participants in this entire copyright system. And that is equally important. Their moral rights, something that is unheard of. Whoever thought a performer would have a moral right? Imagine. A performer moral right has been recognized. The ability of the performer to contract and continue to share from those royalties equally like an author has been recognized. So that is a phenomenal breakaway. The important thing is India is today the only country in the world where the author's right to receive money, royalties, is protected in the manner it is protected. Other countries have tried it. In Germany it was tried. But at midnight, when the bill was to go to parliament, it was diluted. And this is, one of the sad stories of how authors have tried and have never prevailed. But in India it has happened. And this is something that is perhaps going to go to the rest of the world now. So, congratulations to you all. I think, on a very personal note, Javed Saab has said that we were, as a law firm, very happy to do pro bono work. But the old saying is that एक बार वकील की चुंगल में आ गए जावेद साहब फिर आसानी से छूट नहीं. No, I'm just joking, but I think I work in a very large firm, about 350 lawyers. My managing partner is even larger than I am. But that firm, it works in very large matters, the biggest deals, as we call it in corporate law terms, the biggest litigations, billions of dollars. But I think for the firm, this matter, this case, this assistance was the largest and I probably one of the biggest privileges. It is an honor. It is an honor. And I think what you all have done today is not got yourself a new right. You've created a new industry. And you've created a new publishing industry. I don't want to forget what has happened here, but this collective effort with Javed Saab pushing it every day, every night, every hour. Yes, he called me very late at night on Saturdays and Sundays. And it was always a polite start to the call, but I always knew that work had to be done. And on the other end, there were so many other people, and I can point out, I can see my old friend and wise music publisher, to my mind, India's only music publisher, Ashil Fowler, sitting in the back there, a wise man, who I could always turn to. Mr. Sanjay Tandon, who has led so many authors and composers for so long. And really all the authors and composers who came to Delhi time and time again. It was only because you were seen as a body, not as one person.
that this has happened, and this achievement is just phenomenal. It's just phenomenal. Thank you. The one who took me to Mr. Amit Datta, and that moment to open so many doors for us was nobody else but Ashil. And Ashil sir, please, I request you to come on the stage. I am looking into the future because the rights that have been given to you, it's fundamental. But these rights now, the money has to be collected. And this is another very great struggle because there are no systems in place to collect this money, no rates in place. So many people will have an interest in creating a lot of problems, raising useless questions, and with the objective that 1 year from now all authors will say that no, let us go back as it was before, at least we saw the money on the table, and royalties, we don't know how they flow. One very wise clause which has been introduced in this bill, that is, when you license more than one song, when you license a catalog, collective licensing can be done only through a collective society. So in future, the IPRS will become the cornerstone through where all the royalties will be collected, will be processed, and each one of you is going to be paid his rightful share. Because this cannot be done by one person alone. And in the West, we have a music publishing industry, which does not exist here. So the government, Parliament, in its wisdom, has put that clause that all licensing will have to be done through the collective society, that is the IPRS. So it is very important that we and you all come together and try to see that IPRS becomes an efficient society so that everyone, the producers, the publishers, the lyricists and the composers, everyone will get his and her rightful share. एक बात जो जिसकी तरफ इशारा किया था धर्मेश जी ने भी, लेकिन हम लोगों ने सोचा था कि बिल्कुल एंड में हम इसे अनाउंस करेंगे। उसकी डिटेल तो अभी नहीं हुई, जाहिर को तो हमारी एसोसिएशंस करेंगी, लेकिन ऐसा हमें दिखता है कि अब कुछ दिनों में 2-4 दिन में प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होने के बाद, गैजेटेड होने के बाद ये एक्ट होगा और जो रॉयल्टीज़ का हमें सही हक है वो हमें मिलेगा। लेकिन ये हम महसूस करते हैं कि ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है और ये सिर्फ हमारा नहीं है, ये हमारी फेडरेशन और हमारी फेडरेशन में जो इस तरह की एसोसिएशन है जहां हमारे मेंबर्स इकोनॉमिकली थोड़े डिप्रेशन में रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, ये एक परसेंटेज तय करेंगे हम लोग, ये हमने भी बात की है, जो कि हर साल हर महीने उन तक जाएगी। ये रॉयल्टी का एक हिस्सा हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री के वर्कर्स से, काम करने वालों से शेयर करना चाहते हैं और करेंगे। थैंक यू जावेद साहब। एक सूचना है कि इस बिल के बारे में अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो FWA की वेबसाइट पर fwa.co.in पर एक काफ़ी डिटेल्ड इंटरव्यू है संजय टंडन का, जिसमें उन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए हैं। हमारी एक